इनहेरिटेंस। ओके, आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और वो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, अब देखो सबसे पहले आपको जेनेटिक का फाउंडेशन जो है वो किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। ओके, सो मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट इन 1866। अब मेंडल जी ने जो उनका वर्क पब्लिश किया था तो उनका वर्क किसके ऊपर था? इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट, मींस ये जो ट्रेट है, ये जो कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किस तरह से इनहेरिट होते हैं इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें मेंडल जी ने कौन सी ईयर में बताई थी? 1866 में हमें बताई थी। बट फॉर सम रीजंस इट रिमेन अननोटिस्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। मींस उन्होंने जो वर्क किया था, उन्होंने जो वर्क दिया था वो सब वर्क जो था वो अननोटिस किया गया था किसी रीजन से, बट फॉर सम रीजन, कुछ रीजन के कारण, कुछ कारण की वजह से इट रिमेन अननोटिस, मींस उनका जो वर्क था वो अननोटिस किया गया था, अनरिकॉग्नाइज किया गया था। कहाँ तक उनके डाटा पे ध्यान नहीं दिया, या तो फिर उन्होंने जो भी हमें इंफॉर्मेशन बताई थी, जो भी हमें उन्होंने थ्योरीज बताई थी, जो भी हमें लॉज हमें बताए थे, उस इंफॉर्मेशन को अनरिकॉग्नाइज किया गया, अननोटिस किया गया। कहाँ तक? 1900 तक। ओके, मींस 1866 में उन्होंने हमको वर्क दिया था, तब से लेके 1900 तक किसी ने भी उसके ऊपर कोई भी विचार नहीं किया। जो भी था वो वैसे के वैसे ही रहा। उनका जो दिया हुआ डाटा था, उन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी थी उसके ऊपर किसी ने भी नोटिस नहीं किया। कब तक? 1900 तक। ओके, कहाँ से लेके? 1866 से लेके तो 1900 तक उनका जो वर्क था वो अननोटिस किया गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ? His approach of using mathematics and statistics. ओके, तो उन्होंने जो उनका अप्रोच बताया, ओके, उन्होंने जो हमें इंफॉर्मेशन बताई है मेंडल ने, तो उन्होंने किसका यूज किया है? तो मैथमेटिक और स्टैटिस्टिक का यूज किया है टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फिनोमेना। मींस देखो, एक्सप्लेन क्या करना है उनको? बायोलॉजिकल फिनोमेनॉन, बट बायोलॉजी एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने यूज क्या किया है? मैथमेटिक्स यूज किया। अब ये कुछ मिसमैच लग रहा था, मिस एक्सप्लेन करना है बायो और यूज क्या कर रहे हैं वो? मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं। ओके, तो ये जो फिनोमेनॉन था वो कुछ तो भी टोटली न्यू, मतलब ये न्यू था कि भाई आपको बायोलॉजी डिस्क्राइब करना है, बायोलॉजी आपको बताना है और आप मैथमेटिक्स का उसमें यूज कर रहे हो। ओके, तो ये अनएक्सेप्टेबल था। मींस जो बायोलॉजिस्ट थे वो कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इस बात को कि भाई आप बायोलॉजी एक्सप्लेन करने के लिए मैथ का कैसे यूज कर रहे हो, ओके, मैथमेटिक्स का कैसे यूज कर रहे हो। सो he also did not know the physical location of a factor in the gamete. okay, जो गमीट है, गमीट हम किससे कहते हैं? मेल गमीट, फीमेल गमीट, ऐसे दो प्रकार के गमीट होते हैं। स्पर्म को हम मेल गमीट बोलते हैं और एक को हम फीमेल गमीट बोलते हैं। ओके, तो गमीट में एक्चुअल जीन का लोकेशन क्या है? फिजिकल लोकेशन कैसा है? फिजिकल लोकेशन गमीट के अंदर कैसा है? ओके, जो जीन्स है वो जीन कहाँ पे प्रेजेंट है? ओके, फिजिकल लोकेशन क्या है उसकी, इसके बारे में मेंडल जी को कुछ भी पता नहीं था। मींस फिजिकल लोकेशन क्या है जीन की? ओके, कहाँ पर? ये गमीट के अंदर, स्पर्म में और एग में जीन की एक्चुअल पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ये सब मेंडल जी को नहीं पता था। अब हम कहाँ तक आए थे? 1900 तक आए थे। ओके, इन 1900 मींस 1866 से 1866 से 1900 तक उनका वर्क जो था, मेंडल जी का जो वर्क था वो सब अननोटिस था। अब उसके बाद में क्या हुआ? इन 1900 में क्या हुआ? 3 साइंटिस्ट, अब 3 साइंटिस्ट आए। वो कौन से आए? ह्यूगो दी व्रिस, उसके बाद में कोरेंस एंड उसके बाद में वॉन स्केल्करमैन। ओके, ये तीनों साइंटिस्ट आए और उन्होंने रीडिस्कवर
डिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क। अब मेंडल जी ने जो वर्क दिया था, उन्होंने जो बताया था, वो जो वर्क था उसके ऊपर उन्होंने रीडिस्कवरी की। ओके, मींस उसके बारे में उन्होंने सोचा और डिस्कवर करने की कोशिश की, उनका डाटा उन्होंने निकाला, उनके डॉक्यूमेंट्स उन्होंने निकाले और उसके बारे में सोचना शुरू किया। ओके, रीडिस्कवर किया जो मेंडल जी का वर्क था। वर्क किसके ऊपर था मेंडल जी का? ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट, मींस कैरेक्टर किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ये जो मेंडल का वर्क था, इसके ऊपर इन तीनों ने फिर से रीडिस्कवरी की। ओके, फिर से डिस्कवरी करना शुरू कर दिया। तो ड्यू टू द एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी, ओके, जब मेंडल जी ने डिस्कवरी की, जब मेंडल जी ने आपको वर्क दिया, तब ये सब चीजें नहीं थी। मींस जो भी माइक्रोस्कोप है उसकी भी डिस्कवरी नहीं हुई थी। मियोसिस क्या है, माइटोसिस क्या है, सेल डिवीजन क्या है, सेल डिवीजन की ये टाइप है। तो इन सब चीजों से इनका कोई रिलेशन है, मतलब इनको पता नहीं था। ओके, मेंडल जी को ये सब बातें नहीं पता थी। अब क्या हुआ? अब डिस्कवरी प्रोग्रेस हो गई थी। ओके, माइक्रोस्कोप का डिस्कवर हुआ था। उसके बाद में साइंटिस्ट वर एबल टू ऑब्जर्व द सेल डिवीजन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम अंडर माइक्रोस्कोप। अब क्या हो गया कि माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होने के कारण ये जो साइंटिस्ट है इनको और भी आसान हो गया क्या ऑब्जर्व करना, सेल डिवीजन किस प्रकार से होता है। ओके, एक से दो सेल किस प्रकार से बनती है, ये माइक्रोस्कोप में देखना उनको आसान हो गया क्योंकि माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई थी। और क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम भी माइक्रोस्कोप के नीचे देखना आसान हो गया बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोप। ओके, वॉल्टर सूटोन एंड बोवेरी, ये सबसे ग्रेट साइंटिस्ट मैं बोलना चाहूंगी कि इन्होंने क्या किया। ये जो दो साइंटिस्ट आए, वॉल्टर सूटोन एंड बोवेरी, इन 1903 स्टडी द पैरेलल बिहेवियर। इन दोनों ने क्या किया कि स्टडी किया। किसके ऊपर स्टडी किया? उन्होंने पैरेलल बिहेवियर ऑफ मेंडल्स फैक्टर, जिनको हम जीन बोल रहे थे। ओके, मींस ये जो जीन है उसी को मेंडल जी ने फैक्टर कहा था। तो ये फैक्टर कैसा वर्क करता है, मींस ये जीन कैसे वर्क करते हैं, और साथ ही में बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ मियोसिस, मियोसिस के टाइम में जीन कैसे वर्क करते हैं और क्रोमोसोम कैसे वर्क करते हैं, ऐसा उन्होंने पैरेलल डिस्कवरी करना शुरू कर दिया। ओके, तो उनको ये दिखाई दिया कि जैसा जैसा जीन करते हैं वैसा ही क्रोमोसोम करते हैं। ओके, तो ये जो डिस्कवरी है, अब इसी आधार पर ये उनको दिखाई दिया, ये उनको पता चला कि जैसे क्रोमोसोम वर्क कर रहा है, जैसे क्रोमोसोम कर रहा है वैसे ही जीन भी करते हैं। ओके, तो बस यही को बेस पकड़ के, ओके, यही बेस लेके, बेस ऑन दिस ऑब्जर्वेशन, अब जब इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जीन बिहेव करते हैं वैसे ही क्रोमोसोम बिहेव करते हैं, बेस ऑन दिस ऑब्जर्वेशन, अब इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पुट फोर्थ बाय द वॉल्टर सूटोन एंड बोवेरी। ओके, तो यही इंफॉर्मेशन के आधार पर उन्होंने थ्योरी बताई है, जिस थ्योरी का नाम क्या है? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और वो किसने बताई है, किसने प्रपोज की है? वॉल्टर सूटोन एंड बोवेरी। इसके ऊपर आपको ये जो 6 वाला पॉइंट मैंने यहाँ पर दिया है, इसके ऊपर आपको एमसीक्यू दिया है। आपके टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज दी है उस एक्सरसाइज में आपको इस पॉइंट के ऊपर एमसीक्यू दिया है। ओके, तो किसने प्रपोज की है ये थ्योरी? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने प्रपोज की है? वॉल्टर सूटोन एंड बोवेरी। ओके, तो अब ये थ्योरी का मानना क्या है? और आपको टेक्स्ट बुक में ये भी क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उसके अंदर आपको इतना लिखना जरूरी है। ओके, अगर 2 मार्क्स के लिए आता है या कम मार्क्स के लिए आता है तो सिर्फ आप इतना स्टेटमेंट लिखो, बट अगर आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो इतना सफिशिएंट है। ओके, सो अब ये थ्योरी क्या बोल रही है? दिस थ्योरी आइडेंटिफाइज, इस थ्योरी ने क्या आइडेंटिफाई किया है? क्रोमोसोम्स एज द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये जो क्रोमोसोम्स है, दीज आर द कैरियर ऑफ
जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल हम किससे कहते हैं? जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होने वाला मटेरियल, उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल। ओके, एक सेल में से दूसरे सेल में जाने वाला मटेरियल, वो क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। और आपको ये भी पता है कि जेनेटिक मटेरियल हम किसे कंसीडर करते हैं? डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। हम डीएनए को क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, जिसके ऊपर आपकी सब हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन या जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है। ओके, तो ये जो डीएनए है में से जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल एक सेल में से दूसरे सेल में ले जाने वाला कंपोनेंट, मतलब वो क्या है? क्रोमोसोम्स है। ओके, सो क्रोमोसोम्स एक्ट एज अ कैरियर्स। ओके, क्रोमोसोम एज द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इस थ्योरी ने क्या बताया है कि क्रोमोसोम है जो कैरियर का काम करते हैं, और क्या कैरी करते हैं? जेनेटिक मटेरियल को कैरी करते हैं। मींस डीएनए को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कौन लेके जाता है? तो क्रोमोसोम। ओके, ये डीएनए, राइट, डीएनए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, बट डीएनए सिंगल जाता है क्या? नहीं। तो वो कौन से फॉर्म में जाता है? क्रोमोसोम के फॉर्म में जाता है। मींस एक्चुअली सेपरेट सिंगल डीएनए एक सेल में से दूसरे सेल में नहीं जाएगा, तो वो क्रोमोसोम के फॉर्म में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा। मींस एक्चुअली क्रोमोसोम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। ओके, अब ये क्रोमोसोम क्या है, डीएनए क्या है, ये जीन क्या है, ये बहुत ही रिलेटेड कंसेप्ट है। देखो, जीन हम किसे कहते हैं? डीएनए का सेगमेंट। समझ लो ये डीएनए है, और डीएनए का कोई पर्टिकुलर सेगमेंट, उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ओके, डीएनए का कोई टुकड़ा, उसे हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। और डीएनए से बनते हैं क्रोमोसोम। ओके, डीएनए, उसके साथ में हिस्टोन प्रोटीन और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और ये मिला के क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है। ओके, तो डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये मिला के क्या बनते हैं? क्रोमोसोम बनते हैं। ओके, सो ये थ्योरी हमें क्या बता रही है? दिस थ्योरी स्टेट दैट, अब इस थ्योरी का ये है एक्चुअल पॉइंट। ओके, ये थ्योरी हमको क्या बता रही है? तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है, ये हमारा थ्योरी का स्टेटमेंट है। ओके, तो इस थ्योरी में हमें क्या बताया है? द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर। क्रोमोसोम्स जो है वो कैसे होते हैं? पेयर में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, बट कौन सी सेल में पेयर में प्रेजेंट रहते हैं? सोमैटिक सेल में ही पेयर में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, सोमैटिक सेल में पेयर में प्रेजेंट रहते हैं। अब सोमैटिक सेल का मतलब क्या होता है? स्पर्म और एग, ये सेल छोड़ के बॉडी की जो बाकी सेल्स है, उसको हम क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल कहते हैं। जैसे समझ लो मेल आप कंसीडर करते हो, तो मेल के बॉडी में से अगर स्पर्म छोड़ दे, तो बाकी की जो सेल्स है, बॉडी की जो बाकी की सेल्स है, उस सेल्स को हम क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल। सोमा का मीनिंग होता है बॉडी। ओके, और वो जो स्पर्म है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको जर्म सेल कहते हैं, या तो फिर गमीट बोलते हैं। ओके, वैसे फीमेल में एग छोड़ के बाकी की जो सेल्स है उसको हम क्या कहेंगे? सोमैटिक सेल कहेंगे। तो सोमैटिक सेल में जो क्रोमोसोम है वो कैसे रहते हैं? पेयर में रहते हैं। अब ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन, जब गमीट फॉर्म होते हैं, गमीट का मीनिंग जब स्पर्म एंड एग, मेल में स्पर्म, फीमेल में एग, ये जब फॉर्म होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर सेग्रीगेट एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द मियोसिस। मियोसिस के टाइम क्या होता है? मियोसिस में क्या होता है? गमीट फॉर्मेशन होता है। ओके, तो मियोसिस जब होता है, तब ये जो पेयर में रहने वाले क्रोमोसोम है वो कैसे हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, असॉर्ट हो जाते हैं। ओके, मतलब समझ लो ये अगर दो है, ये पेयर में अगर है,
जब गमीट फॉर्म होगा तो गमीट फॉर्म होते हुए ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ओके, तो इसमें एक ही क्रोमोसोम का सेट आएगा। ठीक है, तो फॉर्मेशन पेयर सेग्रीगेट एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मेयोसिस, does each gamete contain only chromosome from a पेयर। इसका मतलब गमीट में इस पेयर में से कोई एक क्रोमोसोम आएगा। ओके, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। वो जो पेयर है वो पेयर टूट जाती है, सेपरेट हो जाते हैं, तो गमीट में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम आ जाता है। ओके, तो ये हो गया, ये जो 9th वाला पॉइंट मैंने दिया है ये हो गया उसका इस थ्योरी का स्टेटमेंट। ओके, तो इस तरह से हमने देखी है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ inheritance. Okay, thanks for watching me.